गुड मॉर्निंग ऑल। ऑनलाइन वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में। अपन को पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ अणु सामान्य मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं और सामान्य आकार वाले होते हैं, जबकि कुछ अणु हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज में बहुत बड़े होते हैं। ऐसे विशाल अणुओं को मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जटिल संरचना वाले। तो मैक्रोमॉलिक्यूल अपने दो प्रकार के होते हैं, जटिल संरचना वाले। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, विटामिन B12 है आदि। सामान्य एवं सरल संरचना वाली कई इकाइयों के परस्पर संयुक्त होने से निर्मित विशाल अणु को बहुलक कहा जाता है। ये होते हैं सरल इकाइयों से निर्मित, और सरल इकाइयों से निर्मित इन वृहद अणुओं को अपन क्या बोलते हैं? पॉलीमर। क्लियर। और ये पॉलीमर है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें पॉली का अर्थ होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट्स। तो जो बहुत सारी यूनिट्स के जुड़ने की वजह से बनता है वृहद अणु, सरल और एकलक इकाइयों के, उनको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। क्लियर। अब ये जो अणुओं के बनने की प्रक्रिया है, इसको बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। बहुलक बनने की जो प्रक्रिया है, इसको अपन बोलते हैं बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन। क्लियर। अब ये बहुलक प्रकृति में भी बनते हैं और मनुष्य के द्वारा संश्लेषित भी किए जाते हैं। जिन बहुलकों का निर्माण नेचर में होता है, प्रकृति में होता है, उनको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। क्लियर। प्राकृतिक बहुलक। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, नेचुरल रबर है, प्रोटीन है। इनका संश्लेषण वनस्पति अथवा जीव जंतुओं में स्वतः ही हो जाता है, जबकि कुछ बहुलक ऐसे होते हैं जिन्हें मानव के द्वारा प्रयोगशालाओं में संश्लेषित किया जाता है। इन पॉलीमर्स को अपन बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, संश्लेषित बहुलक। और आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन है, बेकेलॉइट है, विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक है और कृत्रिम रबर। ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज अपन इसमें पढ़ेंगे। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स वो होते हैं जो मानव के द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित होते हैं। नेचुरल पॉलीमर वो होते हैं जो वनस्पति और जीव जंतुओं में स्वतः ही संश्लेषित होते, स्वतः उत्पन्न होते हैं। क्लियर। तो ये हुए पॉलीमर्स। अब देखिए, इस पॉलीमर्स का अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। सबसे पहले अपन देख लेते हैं सोर्स के बेस पे, स्रोत के आधार पर। पहला क्लासिफिकेशन अपना है स्रोत के आधार पर। और अभी अपन ने देखा स्रोत के आधार पे पॉलीमर दो प्रकार के होते हैं। स्रोत के आधार पर पॉलीमर दो प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में अभी अपन ने डिस्कशन किया। एक होते हैं प्राकृतिक बहुलक और एक होते हैं संश्लेषित बहुलक। क्लियर। और अभी अपन ने इनके बारे में बात की कि यदि कुछ बहुलक ऐसे होते हैं जिनका निर्माण प्रकृति में स्वतः ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने देखे थे प्रोटीन, प्राकृतिक रबर, स्टार्च, सेल्यूलोज, जिनका बायोसिंथेसिस वनस्पति अथवा जीव जंतुओं में स्वतः ही हो जाता है। ऐसे बहुलकों को अपन बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक। और जिन बहुलकों का निर्माण मानव के द्वारा प्रयोगशालाओं में किया जाता है, इनको अपन बोलते हैं संश्लेषित बहुलक। अब उदाहरण के लिए नायलॉन 66, नायलॉन 6,
बैकलाइट, प्लास्टिक, कृत्रिम रबर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल बोलो किसके हैं, संश्लेषित बहुलक के। क्लियर। अब मैं बात कर लेती हूँ संगठन के आधार पे वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण अपना कंप्लीट हुआ। दूसरा देखिए इनका वर्गीकरण है संगठन के आधार पर। पहला वर्गीकरण था स्रोत के आधार पे, दूसरा है संगठन के आधार पे। संगठन के आधार पे बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं होमोपॉलीमर, क्लियर, और एक होते हैं हेटेरोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर। और नाम से ही पता पड़ रहा है होमोपॉलीमर, इसका मतलब इसमें जुड़ने वाली एकलक इकाइयां एक जैसी होंगी, होमोपॉलीमर। और अगर जुड़ने वाली एकलक इकाइयां अलग अलग हों तो उनको अपन क्या बोलेंगे, हेटेरोपॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल होमोपॉलीमर का, और अभी अपन आगे देखेंगे पॉलीथीन। और हेटेरोपॉलीमर का है प्रोटीन। ध्यान में रख लेंगे आप। तो जुड़ने वाली इकाइयां अगर एक जैसी होंगी तो होमोपॉलीमर बोलेंगे, अगर अलग अलग होंगी तो उसको हेटेरोपॉलीमर बोलेंगे। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है बहुलक की संरचना के आधार पे। तीसरा है संरचना के आधार पे वर्गीकरण, क्लियर। और संरचना के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं बहुलक। एक होते हैं रेखीय, जिनको अपन बोलते हैं लीनियर, क्लियर। और लीनियर सबको पता है। लीनियर पॉलीमर में एकलक अणु एक सीधी लंबी श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं, उच्च गलनांक होता है, उच्च तनन सामर्थ्य होती है और उच्च घनत्व होता है। और इनका एग्जाम्पल देखिए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDPE, क्लियर। एक तो ये हुआ लीनियर। एक होते हैं ब्रांच्ड। ब्रांच्ड देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है, लीनियर में तो कोई शाखा नहीं होती, ब्रांच जो होते हैं इनमें बहुलक में क्या निकली हुई होती हैं, शाखाएं, क्लियर। जब बहुलक की प्रमुख विलय के इधर उधर शाखाएं निकल रही हों तो इनको अपन बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर। और इनकी पैकिंग व्यवस्थित नहीं होती है, कम घनत्व वाले होते हैं, कम गलनांक वाले होते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल है लो डेंसिटी पॉलीथीन, ध्यान में रखेंगे ये एग्जाम्पल। और एक देखो तीसरा जो होता है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो होता है वो होता है क्रॉस लिंक्ड, जाल युक्त। और क्रॉस लिंक में देखिए क्या होता है, इस बहुलक के अणुओं में कई श्रृंखलाएं परस्पर क्रॉस बंधों के द्वारा क्या बना लेती हैं, जाल। जैसे देखिए मैं ये दिखाऊं, इसमें क्रॉस बंधों के द्वारा परस्पर जाल बना लेती हैं। तो ऐसे बहुलकों को क्रॉस बंधित या जाल बंधित बहुलक कहा जाता है। कठोर, मजबूत और भंगुर होते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है वो है बैकेलॉइड, क्लियर। तो ध्यान में रखेंगे, अभी तक अपन ने 3 क्लासिफिकेशन पढ़ा है, 3 टाइप का। पहला अपन ने स्रोत के आधार पे देखा, वो होते हैं प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक। दूसरा अपन ने संगठन के आधार पे देखा, वो हो गया होमोपॉलीमर एंड हेटेरोपॉलीमर। और तीसरा है संरचना के आधार पर लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड, क्लियर। आगे देखिए चौथा जो वर्गीकरण है वो है संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण, क्लियर। मैं यही लिख देती हूँ। देखिए चौथा जो मेरा वर्गीकरण है वो है संश्लेषण के आधार पे। और संश्लेषण के आधार पे बहुलक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं योगात्मक और एक होते हैं संघनन। और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, अपन इनके बारे में आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। बाकी आप देखें, योगात्मक में नाम से ही पता पड़ रहा है कि मोनोमर यूनिट्स का योग होगा। और एक है संघनन बहुलक। तो देखिए पहले अब मैं बात कर लेती हूँ योगात्मक बहुलकों की। योगात्मक बहुलकीकरण अथवा इसका एक नाम और है, वो आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको बोलते हैं चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा योगात्मक बहुलकीकरण के नाम से भी आ सकता है, या आएगा चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं योगात्मक बहुलकीकरण को। इस प्रकार की क्रिया में एकलक इकाइयां एक एक करके जुड़ती जाएंगी और बहुलक श्रृंखला बनती जाती है। ये अभिक्रियाएं पर ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। योगात्मक बहुलकीकरण की जो अभिक्रिया होगी वो पर ऑक्साइड की उपस्थिति में होगी। और इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो होगी मुक्त मूलक विधि, क्लियर।
मुक्त मूलक विधि से संपन्न होती हैं। अम्ल उत्प्रेरित धनायनिक व क्षार उत्प्रेरित ऋणायनिक क्रिया विधियों के द्वारा संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं में केवल और केवल योग होगा, छोटे अणुओं का निष्कासन नहीं होगा। और बहुलकों का मूलानुपाती सूत्र एकलक इकाइयों के मूलानुपाती सूत्रों के समान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुलक का मूलानुपाती सूत्र और एकलक इकाइयों का मूलानुपाती सूत्र बोलो क्या होगा, सेम। और ये योगात्मक बहुलकीकरण की अभिक्रिया किनके द्वारा दर्शाई जाएगी, असंतृप्त यौगिकों के द्वारा। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। योगात्मक बहुलकीकरण इसको बोलते हैं चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एकलक इकाइयां एक एक करके जुड़ती जाएंगी, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होंगी। मैकेनिज्म होगी मुक्त मूलक क्रिया विधि। बहुलक का मूलानुपाती सूत्र और एकलक इकाइयों का मूलानुपाती सूत्र होगा सेम, और ऐसे यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाएंगी जो कैसे होंगे, असंतृप्त। तो ये तो बात हुई मेरी योगात्मक बहुलकीकरण की। अब देखो संश्लेषित के आधार पे अपन ने दो प्रकार के बताए थे। एक दूसरा बोलो कौन सा है, संघनन बहुलकीकरण। क्लियर। तो इसका देखें, जो संघनन बहुलकीकरण है इसको अपन बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्लियर। और योगात्मक को अपन ने क्या बोला था, चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, आगे देखिए। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में संघनन क्रिया के कई पदों की एक पूरी श्रेणी संपन्न होती है, और प्रत्येक पद में दो भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले अणु परस्पर संघनित होकर के एक दूसरे से जुड़ते हैं। और कोई भी छोटा अणु जैसे HCl, H2 आदि का क्या होता है, या कोई और आदि का होता है निष्कासन। क्लियर, ध्यान रखेंगे। योगात्मक बहुलकीकरण में कोई छोटे अणु का निष्कासन नहीं होता है, लेकिन संघनन बहुलकीकरण में छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। क्लियर। इनके बारे में डिटेल से अपन बाद में पढ़ेंगे। आगे देखिए, आणविक बलों के आधार पे बहुलकीकरण। अब मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। स्रोत के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। संगठन के आधार पे भी दो प्रकार के, होमोपॉलीमर एंड हेटेरोपॉलीमर। संरचना के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। क्लियर। और इनके संश्लेषण के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, योगात्मक और संघनन। क्लियर। अब मैं बात कर लेती हूँ। देखिए, अब अपन बात करते हैं आणविक बलों के आधार पे। आणविक बलों के आधार पे देखिए, आणविक बलों के आधार पे बहुलक जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यास्थ बहुलक, या इसी को बोलते हैं प्रत्यास्थ, या इसी को बोलते हैं इलास्टोमर्स। दोनों नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार के बहुलक में श्रृंखलाएं परस्पर अत्यंत दुर्बल आकर्षण बलों के द्वारा बंधी हुई होती हैं। इन्हीं कारण इनको खींच के लंबा किया जा सकता है, और वापस यदि इनको छोड़ोगे तो ये अपनी पूर्ववत अवस्था में आ जाएगा। इसका उदाहरण याद रखेंगे, वल्कनीकृत रबर। क्लियर, सबने देखा हुआ भी है। इनकी श्रृंखलाएं कुंडली नुमा होती हैं, जिनको खींचेंगे तो ये लंबी हो जाएंगी, और सल्फर के क्रॉस लिंक के कारण एक सीमा तक ही इनको अपन खींच सकते हैं। मुक्त करने पर ये वापस अपनी पूर्व कुंडली नुमा संरचना में आ जाती हैं। तो ये तो हुए प्रत्यास्थ बहुलक। दूसरे होते हैं फाइबर्स, रेसे। देखिए, इन बहुलकों में प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होता है। फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन 66। इनकी श्रृंखलाओं के बीच में प्रबल हाइड्रोजन बंध होते हैं, और इनके गलनांक भी शार्प होते हैं। प्रबल हाइड्रोजन बंध की वजह से इनकी तनन सामर्थ्य भी उच्च होती है। और तीसरा जो है वो है प्लास्टिक। देखिए, तीसरा जो है वो है प्लास्टिक एवं
रेसिन। देखिए ये चिकने, कठोर और मजबूत होते हैं। अम्ल, क्षार तथा ताप के पर्याप्त परास से ये प्रभावित नहीं होते और अपने निर्माण के दौरान कम से कम एक बार ऐसी अवस्था में आते हैं कि नरम और मुलायम हो जाते हैं। इन्हें किसी भी इच्छित आकार में ढाला जा सकता है। ठंडा होने के बाद या पूर्ण तैयार होने के बाद ये उस आकृति में स्थायी रूप ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर। अब देखिए जो प्लास्टिक होती है ये दो प्रकार की होती है। आपको दोनों प्रकार की प्लास्टिक को ध्यान में रखना है। एक होती है थर्मोप्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक है वो दो प्रकार की देखिए, एक होती है थर्मोप्लास्टिक और एक होती है थर्मोसेटिंग। क्लियर। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक, देखिए इसके अणु रेखीय अथवा शाखित लंबी श्रृंखला वाले होते हैं जो कई विलायकों में विलयशील होते हैं और ये ऑलमोस्ट क्रिस्टलाइन होते हैं। ऑलमोस्ट क्रिस्टलाइन, इसको ध्यान में रखेंगे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है थर्मोप्लास्टिक की कि यदि आप इनको गर्म करोगे तो ये नरम हो जाएंगे गर्म करने पर और पिघलने लग जाएंगे और बहने लगते हैं, लेकिन जब इनको ठंडा करोगे तो वापस अपने कठोर हो जाएंगे और इन परिवर्तनों से प्लास्टिक के गुण में कोई अंतर नहीं आता। अतः इनके पिघलने की जो प्रक्रिया है वो एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है और इसी कारण इनका नाम क्या पड़ा, थर्मोप्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे जैसे कि नायलॉन है, नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन इत्यादि जो भी हैं ये सारे बोलो किस में आते हैं, थर्मोप्लास्टिक में। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ थर्मोसेटिंग की। थर्मोसेटिंग में जो प्लास्टिक होती है, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक में अपन ने बात की या तो होती है लीनियर या होती है ब्रांच्ड। ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क के रूप में होते हैं, 3D नेटवर्क के रूप में होते हैं। यहाँ पे पदार्थ के अणु 3 डायमेंशनल नेटवर्क के रूप में होते हैं। बहुत सारे इनमें क्रॉस बंध होते हैं जिसके कारण ये अत्यंत कठोर होते हैं। ये ऑलमोस्ट क्रिस्टलाइन होते हैं, ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, भंगुर होते हैं। इन्हें बनते समय एक बार मुलायम अवस्था में आते हैं, इच्छित आकार में ढाल लेते हैं, लेकिन अगर एक बार ये कठोर हो गए तो फिर इनको अपन कभी भी पिघला नहीं सकते हैं। अगर इनको और गर्म किया जाए बनने के बाद तो इनमें क्रॉस लिंक बढ़ जाते हैं, इस कारण ये ज्यादा कठोर हो जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म करने पर नए क्रॉस बंध बनते हैं और इनकी कठोरता और बढ़ जाती है, इसीलिए इनको बोला जाता है थर्मोसेटिंग। एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखेंगे, बैकेलाइट वेल नोन एग्जाम्पल, अभी इन सब के बारे में अपन आगे बात करेंगे। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी बोला जाता है इसको, और एक और इसका एग्जाम्पल यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इन सब के बारे में अपन आगे अभी बात करेंगे। क्लियर। अब देखिए अपन ने 2 प्रकार की प्लास्टिक पढ़ी, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक में अपन ने कहा कि ये लीनियर अथवा ब्रांच्ड होती हैं। अब देखिए कुछ रेखीय थर्मोप्लास्टिक, इनकी बात कर रही हूं। कुछ रेखीय थर्मोप्लास्टिक त्रिविमीय जालकों की भांति अक्रिस्टलीय होते हैं। अपन ने बात करी कि थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो ऑलमोस्ट क्रिस्टलाइन होते हैं, लेकिन कुछ रेखीय थर्मोप्लास्टिक इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की भांति त्रिविमीय जालक बहुलकों की भांति क्या होती हैं, नॉन क्रिस्टलाइन। इनमें थर्मोसेटिक रेजिनों की भांति ही सहसंयोजक क्रॉस बंध तो नहीं होता। दोबारा सुने, कुछ रेखीय थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जैसे कैसी होती है, नॉन क्रिस्टलाइन। इनमें सहसंयोजी क्रॉस बंध नहीं होता, लेकिन प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल
के द्वारा अणु इतनी मजबूती से लॉक होते हैं कि इन्हें क्रिस्टलीकरण के लिए व्यवस्थित होने का अवसर नहीं मिलता, ऐसे पदार्थ को कहा जाता है ग्लास। ध्यान रखेंगे। इसका वेल नोन एग्जाम्पल है मैथिल, जिसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। मैथिल, मैथेक्रिलेट, और इसी का दूसरा नाम है प्लेक्सीग्लास, या इसी को बोलते हैं ल्यूसाइट। ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे। थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो लीनियर ब्रांच्ड होते हैं, ऑलमोस्ट क्रिस्टलाइन होते हैं, लेकिन कुछ थर्मोप्लास्टिक, लीनियर थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की भांति नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। उनमें इनकी भांति सहसंयोजी बंध तो नहीं मिलते, लेकिन प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल की वजह से अणु परस्पर टाइटली बाउंडेड होते हैं। इनको अपन बोलते हैं ग्लास। एग्जाम्पल है मैथिल मैथेक्रिलेट, या इसी का दूसरा नाम है प्लेक्सीग्लास, या इसी को बोलो क्या बोलते हैं, ल्यूसाइट। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए प्लास्टिसाइजर्स, ये इनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ पॉलीमर्स का। ध्यान रखेंगे आप, कई बार एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है यहां से। आगे देखिए प्लास्टिसाइजर्स, देखिए प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं। कई बार जो प्लास्टिक होता है उसको क्वालिटी को सुधारने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। जो प्लास्टिक है उसकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स के मिलाने से प्लास्टिक उत्पाद की श्यानता, लचीलापन आदि गुणों में क्या हो जाता है, सुधार। उदाहरण के लिए पॉलीवाइनाइल क्लोराइड अत्यंत कठोर होता है, पीवीसी, लेकिन यदि उसमें थोड़ी सी मात्रा ट्राइक्रिसाइल फास्फेट की डाल दी जाती है तो पदार्थ रबड़ के जैसा मुलायम हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलेंगे, प्लास्टिसाइजर्स। क्लियर? ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुलकों की आणविक संहति, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। ये आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन के हिसाब से भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। क्लियर? तो देखें आप, बहुलकों के निर्माण के दौरान एक श्रृंखला में कितने एकलक जुड़ेंगे, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि इस सिरे के पास में कितने एकलक उपलब्ध हैं और वो जुड़कर श्रृंखला को लंबा कर रहे हैं। क्लियर? अतः किसी बहुलकीय पदार्थ के प्रत्येक अणु में एकलक इकाइयां समान हो ये आवश्यक नहीं है। ऐसे पदार्थों के लिए मॉलिक्यूलर मास बेसिकली विभिन्न आणविक संहतियों का औसत मान होती है। इसीलिए अपन इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं बोल करके एवरेज मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है? अतः किसी बहुलक की आणविक संहति को, दोनों बात आप ध्यान में रखेंगे। पहला मैं लिख रही हूं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, और एक होता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? तो देखिए दो प्रकार की आणविक संहति, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? अब देखिए इसको अपन डिनोट करते हैं MN बार, एवरेज निकाल रहे हैं, इसको डिनोट करते हैं MW बार। क्लियर? इनके सीधे सीधे आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। देखिए MN बराबर होता है समेशन ऑफ N आयत M आयत अपॉन N आयत। क्लियर? और इसको देखो कैसे डिनोट करते हैं, MW बराबर समेशन ऑफ N आयत
m आयत का स्क्वायर अपॉन n आयत m आयत। ये सीधे सीधे आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, जहां पे m आयत आणविक संहति वाले अणुओं की संख्या क्या है, n आयत। अब वो कितने भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने समेशन लगा दिया। तो mn बराबर होता है समेशन ऑफ n आयत m आयत अपॉन n आयत। और mw को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, n आयत m आयत का स्क्वायर अपॉन n आयत m आयत। क्लियर। तो दोनों आणविक संहतियों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखें, ये mw अपॉन mn, ये जो रेशो होता है इसको अपन बोलते हैं PDI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। और प्राकृतिक बहुलकों के लिए इसका मान 1 होता है। इसका मतलब जो MW होता है वो ही क्या होता है, 1 फॉर नेचुरल पॉलीमर। क्लियर, ध्यान में रखेंगे। नेचुरल पॉलीमर के लिए पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स PDI हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जबकि संश्लेषित बहुलकों के लिए, जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, उनके लिए MW और बार ऑलवेज ग्रेटर देन होता है MN बार। इसका मतलब वहां पे सदैव MW का मान ज्यादा, इसका मतलब PDI का मान संश्लेषित बहुलकों के लिए 1 से क्या होगा, ज्यादा। तो लिख सकती हूँ PDI ग्रेटर देन 1 फॉर सिंथेटिक पॉलीमर। क्लियर, ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब एक बात और देखिए, ये जो MW और MN है, इनका मान अपन किन किन विधियों के द्वारा देख सकते हैं। देखिए, किसी बहुलक के लिए MN का मान अपन ज्ञात करने के लिए अणुसंख्यक गुणधर्म पर आधारित विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, अपन पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन में जो अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज के द्वारा अपन किसी बहुलक के नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इत्यादि के आधार पे इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। और MW अपन ज्ञात कर सकते हैं लाइट स्कैटरिंग और द्रुत अपकेंद्रण के द्वारा। तो ध्यान में रखेंगे ये सारी बातें, लाइट स्कैटरिंग एंड द्रुत अपकेंद्रण, इन विधियों के द्वारा अपन किसको ज्ञात कर सकते हैं, MW। तो ध्यान में रखेंगे, किसी भी पॉलीमर के लिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, 2 मास निकाले अपने, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास MN और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास MW। MW और MN का जो रेशियो होता है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स बोलते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स के लिए हमेशा इसका मान 1 होता है, लेकिन संश्लेषित पॉलीमर के लिए मोर देन 1 होता है। MN को अपन निकाल सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के द्वारा, और MW को कैलकुलेट कर सकते हैं लाइट स्कैटरिंग एंड द्रुत अपकेंद्रण के द्वारा। थैंक यू।